कैसे कैसे वो काम करता है। आज हम पढ़ेंगे हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। आखिर इसमें बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम में सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफ़ी डायरेक्ट रहे हैं, मतलब काफ़ी डायरेक्ट कि कौन से प्लैनेट की ये पर्टिकुलर सैटेलाइट है, कौन से प्लैनेट को ये कहा जाता है, लाइक ब्राइटेस्ट स्टार किसे कहा जाता है। अब ये सारा चीज़ें हैं तो आई थॉट कि हम एक स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट करके पूरा सोलर सिस्टम ही खत्म करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ हुई है, सिंस अर्थ के बारे में हमें बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है आगे, तो मैंने इसमें अर्थ के बारे में सारा कुछ इंक्लूड नहीं किया है। अर्थ हम बाद में भी पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीजें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, हम उसे यहाँ पे देख लेंगे। बाकी चीजें स्पेसिफिकली अर्थ के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब हम वहां पे लेंगे। यहाँ पे हम गैलेक्सी, यूनिवर्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स इनको ही इंक्लूड करेंगे। सो आई होप यहाँ तक सब सही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गैलेक्सी, राइट? ओके, तो जो दो फेमस गैलेक्सीज हैं, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी एंड कार्ला गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट है। यहाँ पे ये जो 3 पॉइंट्स मैंने दिए हैं ये एक्चुअली हमारी बाद की स्लाइड थी, आई थिंक ये थोड़ा स्टार्टिंग में हो गया है। बट ये था सिर्फ डायरेक्ट पॉइंट नोट करने के लिए कि ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं। दैट इज मिल्की वे इज अ गैलेक्सी, कार्ला इज अ गैलेक्सी। ये पॉइंट मेरा डायरेक्ट डालने का इंटेंशन था कि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में, नॉट लास्ट आई मीन प्रीवियस ईयर्स में, एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कार्ला है वो क्या है। गैलेक्सी है, स्टार है, प्लैनेट है, एस्टेरॉइड है, क्या है? उस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कार्ला का मेंशन है। आई नो रिसेंट टाइम में ऐसा कुछ करंट अफेयर्स वगैरह में कुछ रहा नहीं है जहाँ पे कार्ला की यूज हुआ है, बट सिंस ये चीज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में रही है इसलिए हमने इसे यहाँ पे इंक्लूड किया है। नेक्स्ट चीज, हमारे सोलर सिस्टम या हमारे सन या हमारे अर्थ से जो नियरेस्ट स्टार है, वैसे तो अगर हम हमारे अर्थ से कंसिडर करें तो सन आ जाता है हमारा नियरेस्ट स्टार, बट एक्सक्लूडिंग सन उसके बाद जो हमारा नियरेस्ट स्टार है दैट इज अल्फा सेंटोरी। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है कि कौन सा स्टार नियरेस्ट है, दैट इज अल्फा सेंटोरी। नेक्स्ट इज स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। अगेन ये चीज क्या ध्यान में रख के मैंने डाला है, क्वेश्चन इतना बेसिक भी पूछा गया है कि लाइक इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनकी अपनी लाइट है? प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून्स और सन और स्टार्स फॉर इनफैक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग को ध्यान रखना है कि वो स्टार्स हैं जिनकी अपनी लाइट है, प्लैनेट्स की अपनी लाइट नहीं होती, सैटेलाइट्स की भी नहीं होती। सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स एंड सन एंड स्टार्स, राइट? सन की अपनी है बिकॉज सन इज इटसेल्फ अ स्टार, उसी वजह से स्टार की भी अपनी एक लाइट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ कमिंग टू द बेसिक्स, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमी? अब astronomy is basically the scientific study of celestial objects like stars, planets, comets. Since हमारे सोलर सिस्टम में बहुत चीजें हैं, उन सब की जब हम पढ़ाई करते हैं, उन सब की जब हम स्टडी करते हैं, कैसे आए, कैसे बने, क्या कंसिस्ट करते हैं, कैसे ऑर्बिटल पीरियड कितना है, कितना टाइम लेते हैं, दिन रात का, ये सारी जो पढ़ाई होती है उसका एक पर्टिकुलर टर्म है दैट इज एस्ट्रोनॉमी। ये क्वेश्चन इस हिसाब से एकदम डायरेक्टली आता है, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखिएगा कि एस्ट्रोनॉमी किन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी को कहा जाता है। नाउ हम यूनिवर्स की बात करते हैं, यूनिवर्स और कॉस्मोस, जैसे कि एक दूसरा टर्म यूनिवर्स के लिए यूजुअली यूज होता है दैट इज कॉस्मोस। तो यूनिवर्स हमारा बना है बहुत सारे पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गैस, लाइट, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जो भी चीजें आप सोच सकते हैं। एक साइंस लेवल पे मैं कहूंगी
एटॉमिक पार्टिकल्स, उन सब से कहीं ना कहीं हमारा यूनिवर्स बना हुआ है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा ब्लैक होल के भी बारे में। दैट इज बेसिकली ऐसा जोन जहां पे बहुत तेज ग्रेविटेशनल फोर्स है, बहुत तेज। आई थिंक कुछ दिक्कत आ रही है। ओके अब सही है, अब मेरे को स्लाइड दिख रही है। ओके ओके। नाउ जितने भी हमारे कॉस्मोलॉजिस्ट हैं या एस्ट्रोनॉमिस्ट, सेम चीज, उनके हिसाब से जो हमारा यूनिवर्स बना वो 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना। एंड जब बना, जो थ्योरी आज तक हम मानते आए हैं कि यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में कैसे आया, उस थ्योरी को हम कहीं ना कहीं बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। ओके, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज भी जिस थ्योरी को हम मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स कैसे बना, वो है बिग बैंग थ्योरी। ओके, हुआ क्या था? नेक्स्ट स्लाइड। आई थिंक मैंने उसमें बिग बैंग ऐड किया हुआ है। यस, बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा। हेलो, आई थिंक मेरी आवाज यस जा रही है ना? हाँ हाँ, ओके ओके। यस। ओके ओके, नहीं बीच में थोड़ा कट गया था, सॉरी। सो हाँ, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली वो मॉडल है जो हम मानते हैं कि हाँ, हमारा यूनिवर्स कैसे एग्जिस्टेंस में आया। इनिशियली हुआ क्या था कि एक पॉइंट में स्पेस में सिर्फ एक ही चीज थी। सब कुछ, हाई डेंसिटी, टेम्परेचर, सब कुछ जो भी था, मान लो एक गोला सा था, एक बादल था, एक गोला सा था जिसमें सारी चीजें थी। वो एक्सप्लोड हुआ, उसी को हम कहते हैं, उस एक्सप्लोजन को ही नाम दिया गया था बिग बैंग। ठीक। अब उस बिग बैंग में जब एक्सप्लोजन के टाइम पे जो भी चीजें बाहर आई, यूजुअली इट्स द हाइड्रोजन एंड हीलियम। बाकी कुछ गैसेस भी थी लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम मेन था। जब एक्सप्लोजन होता है, हम देखते हैं कोई एक बड़ी सी चीज एक्सप्लोड हो तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अच्छा, जब वो क्लाउड था, बहुत डेंसिटी एंड बहुत प्रेशर और बहुत टेम्परेचर था, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट हमारा जो सन है वो भी कहीं ना कहीं उसमें जो कॉन्टिन्यूअसली इसका हाई जो टेम्परेचर है, वहां पे जो दो एलिमेंट्स मेन पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन एंड हीलियम ही है। सेम चीज इस जाइंट क्लाउड का था, यही दो चीजें थी। ये एक्सप्लोड हुआ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो आप लोग एक्चुअली ज्योग्राफी फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रस्ट मी। जब हम एक बार बीएचयू में आ जाएंगे, उसके बाद जो आप लोग का फर्स्ट ईयर होगा ना, वो सिर्फ यूनिवर्स पे रहेगा। कैसे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज आएंगी, कैसे कैसे क्या है। अभी एंट्रेंस लेवल पे हमें बस थोड़ा सा बेसिक ध्यान रखना है कि हाँ, बिग बैंग थ्योरी थी, क्लाउड था, एक्सप्लोड हुआ। एक्सप्लोजन के टाइम पे जितने भी टुकड़े इधर उधर गिरे, वो फिर ठंडे होने लगे। जब वो ठंडे होने लगे, वही प्लैनेट्स बने, वही एस्टेरॉइड्स बने, और वही धीरे धीरे सैटेलाइट्स बने। आई मीन जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं, राइट। ये है आपका बहुत ही बेसिक सा बिग बैंग थ्योरी। और वैसे तो तीन चार थ्योरीज हैं, लेकिन मैक्सिमम कॉस्मोलॉजिस्ट या एस्ट्रोनॉमिस्ट जिस थ्योरी को मान के चलते हैं वो बिग बैंग थ्योरी ही है। ओके, आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। इसी से आपका गैलेक्सीज बना, इसी से आपके बाकी सारे प्लैनेट्स बने, सब बिग बैंग थ्योरी की ही देन है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ हमारा सोलर सिस्टम, सबसे पहले ऑफ कोर्स सन हमारा आ जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट है? सन, 8 मेजर प्लैनेट्स, इसमें ऑफ कोर्स प्लूटो एक्सक्लूडेड है, जो कि बहुत पहले कभी प्लैनेट हुआ करता था। वैसे प्लूटो पे भी फिर से बात चल रही है कि शायद हमें इसे इंक्लूड करना चाहिए, लेकिन एज ऑफ नाउ प्रेजेंट में ये ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आता है। ड्वार्फ प्लैनेट में प्लूटो, सेरेस, आइरस, देन सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड जिसकी हमारी एक प्रॉपर बेल्ट है, मीटियोर्स, कॉमेट्स, मीटियोराइट्स, ये सब है हमारा सोलर सिस्टम का पार्ट। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है सारी चीजों का, कि कहाँ सन है। देन ओके, एक और चीज, क्योंकि हर एक प्लैनेट का ऑर्डर, मतलब कि कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि ये प्लैनेट कौन से ऑर्डर पर है, या इन प्लैनेट्स को इनके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नंबर पे अरेंज करिए। एंड ट्रस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया है। आई होप आप लोगों को याद होगा कि कैसे कैसे प्लैनेट्स हैं। इन केस नहीं याद है
तो जैसे हम लोगों ने हमारे स्कूल डेज में एक जार्गन बना के याद किया था कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 planets। ओके, उस टाइम पे प्लूटो भी प्लैनेट था, इस वजह से पी है। इन इस पूरे सेंटेंस के जो कैपिटल लेटर हैं उनसे हर एक प्लैनेट का नाम है। माई, दैट इज मर्क्यूरी। वेरी, वी से वीनस। एजुकेटेड, ई से अर्थ। मदर, दैट इज एम से मार्स। जस्ट, जुपिटर। शोड यानी कि एस, सैटर्न। अस यानी यू से यूरेनस। एंड जस्ट शोड अस 9 planets, दैट इज 9 इज नेपच्यून। अगर आप लोगों को ये चीज सही लगे, आप लोग इसे लिख सकते हैं, या फिर आप लोग मुझे बता सकते हैं। जब रात में मैं आपको हैंड आउट सेंड करूंगी उसमें मैं ये चीज ऐड कर दूंगी। ये चीज सिंस मैंने बचपन से मतलब बचपन में जब मैंने प्लैनेट्स याद किया था यही चीज फॉलो किया है। आप लोगों ने अगर कोई और चीज बना के फॉलो किया होगा या आप लोगों को डायरेक्टली याद होगा, आप लोग याद कर सकते हैं। लेकिन प्लैनेट्स का ऑर्डर, उस ऑर्डर में उनको याद करना बहुत जरूरी है। सो आई नो बहुत बेसिक है, लेकिन इतना बेसिक क्वेश्चन भी हमारे एंट्रेंस में आता है। तो प्लैनेट एंड उनका ऑर्डर आई होप आप लोग अच्छे से याद रखेंगे या याद कर लेंगे एक बार। देन आता है हमारा सन। ओके, नाउ सन का जो एज माना जाता है दैट इज 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। ये थोड़ा एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है, बस ध्यान रखने के लिए। इसको आपको उतना याद नहीं करना है, बस जानना है, जान लीजिए, उतना सच में याद नहीं करना है। डायमीटर इज अराउंड 1.39 मिलियन किलोमीटर। सोच लीजिए कितना बड़ा है हमारा सन। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ कोर्स 6,000 डिग्री सेल्सियस सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है। तभी हमारा जो सन का सरफेस है वो इतना इतना टेम्परेचर ना यूजुअली हमारे अर्थ के इंटीरियर का है जितना हमारे सन के सरफेस का है। डेंसिटी इन कंपैरिजन 1.41 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। वेरी मच। नाउ जो हमारा सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी में आता है। यही चीज जो मैंने पहले कही थी, इनफैक्ट वो जो स्लाइड थी वो यहाँ पे आनी थी। सॉरी मेरी गलती के लिए कि वो स्लाइड थोड़ा पहले आ गई, बट वो स्लाइड एक्चुअली यहाँ पे थी। सन इज अ पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, इनफैक्ट आवर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दैट गैलेक्सी। ठीक। ओके, नाउ सन में जैसे कि मैंने कहा था मैक्सिमम परसेंटेज जिन एलिमेंट्स का है वो है हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओके, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली आती है सन का कंपोजिशन हाइड्रोजन एंड हीलियम का ही है। अब सन किस डायरेक्शन में रोटेट करता है? दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज जो नॉर्मली जिस हिसाब से हमारा क्लॉक जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज हो जाता है जिसे हम एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं। राइट? अगर हम डायरेक्शंस की माने तो इट्स एक्चुअली वेस्ट टू ईस्ट। ओके, नाउ सन के पास जो भी चीजें हैं वो ज्यादा अफेक्ट होती है हीट से, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है। इसी वजह से वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो सन के पास हैं या जो सन के नियर हैं या जो सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं वो ऐसे ही एलिमेंट्स के बने होंगे, इनफैक्ट हैं भी, जिनका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ये एक जनरल बात है क्योंकि आगे जाके एक कैटेगरी आती है दैट इज इंटीरियर प्लैनेट्स एंड आउटर या एक्सटर्नल प्लैनेट्स। उसमें जितने भी आपके इंटीरियर प्लैनेट्स हैं वो थोड़े डेंस हैं, थोड़े जो डेंस मटेरियल से बने हैं, और जितने भी बाहर के हैं वो थोड़े लाइट हैं। वही चीज यहाँ पे भी बोली गई है कि जो भी ऑब्जेक्ट सन के आसपास आपको मिलेंगे वो सेम थोड़े हाई मेल्टिंग पॉइंट्स वाले होंगे, और जो दूर होंगे उनमें थोड़ा सा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कम होगा। ठीक। अब जो हमारा सोलर एटमॉस्फेयर है ये भी बहुत जनरल, उतना जनरल नहीं है, बट सिर्फ 2-3 पॉइंट्स याद रखने के लिए, क्योंकि इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है कि आखिर सन की चीजें, सन का सरफेस कैसा है, सन का इंटीरियर कैसा है। ऑल्दो आगे जाके आप पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना कि ओके जो सन का सरफेस होता है उसे हम कहते हैं फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एंड द कोरोना। यस, जो अभी हमारा कोरोना है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कोरोना। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली चीजें हैं क्या। नाउ अर्थ के अंदर जो भी हाइड्रोजन एंड हीलियम का
जो चल रहा होता है, दैट इज दी रेडिएशन जोन, जो कोर के थोड़ा सा ऊपर है। देन कम्स हमारा कन्वेक्शन जोन, जहां पे जो पार्टिकल्स होते हैं उनका फिशन एंड फ्यूजन होता है। देन कम्स हमारा फोटोस्फियर। फोटोस्फियर एक्चुअली जो सन की सरफेस होती है उसे हम बोलते हैं फोटोस्फियर। ओके, अब फोटोस्फियर के ऊपर जहां पे हल्का फुल्का, जैसे जहां पे रेडिएशन होता है, या हम कहें जहां पे उस चीज का इफेक्ट पता चल रहा होता है, जैसे एकदम सरफेस हो गया मान लो, एंड सरफेस है हमारे अर्थ में, हमारा अर्थ का सरफेस हो गया, वैसे एटमॉस्फेयर हो गया। अब यहाँ जो सन का एटमॉस्फेयर होगा दैट इज क्रोमोस्फियर। ओके, फोटोस्फियर है वो अर्थ का सरफेस, एंड जो उसका एटमॉस्फेयर है या जो उसके ऊपर थोड़ा सा सरफेस जहां पे वो चीजें एक्चुअली फील होती हैं, दैट इज क्रोमोस्फियर। अब जैसे हमारे अर्थ पे हवाएं चलती हैं, तूफान चलता है, वैसे ही सन पे भी होता है। जो सोलर विंड्स हम उन्हें कहते हैं, उन सोलर विंड्स का एक ज्योग्राफिकल टर्म है कोरोना। ओके, यहां पे आप लोग को सिर्फ तीन चीजें याद रखनी है: फोटोस्फियर, क्रोमोस्फियर एंड कोरोना। इसमें से एक्चुअली फोटोस्फियर पे क्वेश्चन आया है, इसीलिए मैंने इस चीज को इंक्लूड किया था। बट एज सेड डिटेल में नहीं जाना है, चीजें इसी तरह से पूछी जाती हैं। हाँ, आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए ये फोटोस्फियर है, तो बताइए फोटोस्फियर किससे रिलेटेड है? सन, मून, अर्थ, एटमॉस्फेयर, एनीथिंग। बिकॉज एटमॉस्फेयर में भी जब हम पढ़ेंगे बहुत सारे स्फीयर्स आएंगे, मीजोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर। उसी में कभी कभार कंफ्यूज करने के लिए फोटोस्फियर डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। जस्ट मेक श्योर आप लोग को इतना याद रहे कि हाँ, ये सन का पार्ट है, बस। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। प्लैनेट्स, यस, वो सारी बॉडीज, सेलेस्टियल बॉडीज जो एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही हैं, दे आर टर्म्ड एज प्लैनेट। आई होप आप सबको प्लैनेट का कंसेप्ट क्लियर है कि आखिर प्लैनेट हम किन्हीं कहते हैं। ऑल्दो हम आगे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से जो प्लैनेट की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसे भी देखेंगे कि वो क्या है। बट अभी प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इनर सर्कल, एंड देन कम्स हमारा आउटर सर्कल, या इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं या आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब इन दो प्लैनेट्स को डिवाइड करने वाली लाइन है वो है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट की लाइन। इनर एंड आउटर प्लैनेट्स का जब हम डिस्टिंक्शन करते हैं, एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है जो अच्छी खासी चौड़ी बेल्ट है। इस बेल्ट के इस साइड, अंदर साइड जितने भी प्लैनेट्स होंगे वो सारे प्लैनेट्स आएंगे हमारे इनर प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहने का मतलब हमारा ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अर्थ लाइक फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे अच्छा खासा, जैसे कि वीनस पे ले लीजिए, वीनस पे इतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है कि वो उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिफ्लेक्ट करने की वजह से वहां पे मतलब उस रिफ्लेक्शन की वजह से वो सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। वहां पे इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। साथ ही साथ वीनस पे बहुत वोल्केनोज हैं। सेम गोज विथ मार्स, मार्स में भी लाइफ हम कितना कब से ही ढूंढ रहे हैं। तो इन जितने भी अंदर वाले प्लैनेट्स हैं या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं, उनका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं ना कहीं उन पे अर्थ जैसी चीजें मिलती हैं या मिली हैं। ओके, एंड उनकी जो डेंसिटीज है वो बहुत हाई है। ये चीज अभी मैंने जस्ट पिछले स्लाइड में बताई थी कि जो भी प्लैनेट सन के आसपास या जो भी ऑब्जेक्ट सन के आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्चुअली डेंस हैं, और जो थोड़ा सन से दूर हो जाते हैं वो थोड़े लाइट प्लैनेट्स में आ जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का एक और चीज है कि ये हाई डेंसिटी है एंड अर्थ लाइक है। देन कम्स हमारे आउटर प्लैनेट्स। पहली स्लाइड ही एक्चुअली, नेक्स्ट स्लाइड अभी नहीं, इससे पहले, अभी मैं इससे पहले का ही बता रही हूँ। हाँ, ओके। देन कम्स हमारे आउटर प्लैनेट्स। आउटर प्लैनेट्स, सिंस मैंने बोला वो डेंस नहीं होते, एंड जो उनका इंटीरियर होता है वो यूजुअली बहुत लाइट एलिमेंट से बना होता है, इसलिए हम उनको गैस जाइंट्स भी बोलते हैं। या एक जो पर्टिकुलर टर्म है वो है जॉवियन प्लैनेट्स। ओके, यानी कि जुपिटर लाइक। जैसे इंटरनल प्लैनेट्स को कहा गया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मीनिंग अर्थ लाइक, वैसे ही आउटर प्लैनेट्स को कहा गया जॉवियन प्लैनेट्स मीनिंग जुपिटर लाइक।
अब अर्थ का जो इंटीरियर है वो निकल आयरन से बना हुआ है। अब ये चीज मैं इसलिए बता रही हूं बिकॉज जो डेंसिटी वाली बात आई, ये जो डेंसिटी है, सिंस हम जानते हैं लोहा लोहा कितना डेंस होता है, इसी तरह से जो हमारे इंटरनल प्लैनेट्स हैं वो डेंस मटेरियल या एलिमेंट से बने हुए हैं। ये डेंसिटी हमें आउटर प्लैनेट्स में देखने को नहीं मिलती। वो सारे बहुत ही लाइट एलिमेंट से बने हुए हैं, बहुत ही लाइट गैसेस, इनफैक्ट एलिमेंट्स भी नहीं, बहुत, जो कि हमारे नोबल गैसेस वगैरह आ जाती हैं यहाँ पे। एंड जो हमारे आउटर प्लैनेट्स, मतलब जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, दैट इज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। मार्स के बाद हमारी एस्टेरॉइड बेल्ट आती है। देन स्टार्ट हो जाता है हमारे आउटर प्लैनेट्स, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, ये मेन डिफरेंस था इंटरनल, इनर एंड आउटर प्लैनेट्स में। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट स्लाइड। The inner solar system is the traditional name for the region comprising the terrestrial planets and asteroids. As said कि asteroid belt के अंदर जो भी हैं वो आपके inner solar system का part है. They are composed mainly of silicates and metals. Yes, metals, because metals are the things that gives them the density. High density उनका basically उन metals की वजह से होता है. वहां पे रॉकी कंपोजिशंस हैं, कुछ मून्स हैं एंड रिंग सिस्टम। एक और चीज, रिंग सिस्टम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में बिल्कुल नहीं है। आउटर प्लैनेट्स में अभी तक हमें यूजुअली लगता है कि सिर्फ सैटर्न है जिसमें रिंग होते हैं, बट नहीं, आउटर प्लैनेट्स में सारे प्लैनेट्स हैं जिसमें रिंग होते हैं। बस अंतर ये है कि सैटर्न ऐसा प्लैनेट है जिनके रिंग थोड़े ज्यादा विजिबल होते हैं, मतलब क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिंग्स हैं। लेकिन बी इट जुपिटर, बी इट यूरेनस, नेपच्यून, सैटर्न, रिंग्स सब में हैं, सब में रिंग्स हैं। ओके, नाउ जो इंटरनल होते हैं, कहीं ना कहीं इसमें रिफ्रैक्टरी मिनरल्स भी बहुत होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एटमॉस्फेयर भी है, हमारा नहीं, सॉरी, वीनस का एटमॉस्फेयर, वो इतना कार्बन डाइऑक्साइड से बना है कि वो वही चीज रिफ्लेक्ट करता है, उसी से उसको लाइट मिलती है और वहीं से वो शाइनिएस्ट ऑब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है। सेम चीज यहाँ पे फिर आई है कि आखिर इंटरनल प्लैनेट्स हैं कौन कौन से एस्ट्रॉइड बेल्ट तक, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। नेक्स्ट स्लाइड। आई होप आपको, आप लोग को क्लियर हो रहा है। ओके, एक चीज जो यहाँ पे हुई है, वीनस, इसमें मर्करी नहीं है। ओके, आई एम सो सॉरी, आई थिंक जो मर्करी वाली स्लाइड है वो ऐड नहीं हो पाई है। मैं आप लोगों को नॉर्मली मर्करी के बारे में बता देती हूँ। अभी जब शाम को अगेन मैं इसका प्रेजेंटेशन का या जो पीडीएफ आप लोग को दूंगी, उसमें आई मेक श्योर कि मर्करी वाला टॉपिक रहे, एंड आई एम सो सॉरी इस गलती के लिए। बाकी मर्करी आपका सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, एंड सबसे पहला प्लैनेट आता है। एंड मर्क्यूरी एंड वीनस, ये इकलौते दो प्लैनेट्स हैं जिनका अपना कोई सैटेलाइट नहीं है। ओके, यही दो प्लैनेट्स हैं जिनमें कोई सैटेलाइट नहीं होती। बाकी सारे प्लैनेट्स हैं जिनके एटलीस्ट एक या दो सैटेलाइट्स हैं। मर्क्यूरी एंड वीनस ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है। कमिंग टू वीनस, वीनस जो है हमारा, वो हमारे सोलर सिस्टम का ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, सच में एकदम ब्राइटेस्ट। और ये क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्टली बहुत बार आया है कि हमारे सोलर सिस्टम में ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। आंसर इज वीनस। इनफैक्ट कई बार ऐसे ही पूछा गया है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कौन से प्लैनेट को कहा जाता है? इट्स एक्चुअली वीनस। ओके, एंड वीनस को कभी कभार अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है, बिकॉज वीनस पे जो भी जितनी कंडीशंस हैं, जैसे जैसे चीजें हैं, जो इनफैक्ट रॉकी स्ट्रक्चर है, जो सरफेस का है, फिजिकल फीचर्स वगैरह, वो अर्थ से बहुत मिलता जुलता है। वीनस ऐसा प्लैनेट है जिसपे सबसे ज्यादा वोल्केनोस पाए गए हैं। जितने भी प्लैनेट्स को आप मिला लें, सबसे ज्यादा वोल्केनोस वीनस पे ही मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चीज एक और, वीनस इज एक्चुअली हॉटेस्ट प्लैनेट। वैसे देखा जाए मरकरी पास में है, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट अगेन वीनस का ही है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आता है
जैसे कि हमारा अर्थ है, हमारे अर्थ में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह एंड बाकी मीथेन एंड ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से होता है, अर्थ का टेम्परेचर कहीं ना कहीं राइज उसी वजह से हो रहा है। सेम चीज वीनस के साथ भी है। वीनस पे इतना कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस है कि वो जब इंटरनल हीटिंग पे जाता है, इस वजह से वो बन जाता है हमारा हॉटेस्ट प्लैनेट, डिस्पाइट द फैक्ट दैट मर्क्यूरी इज क्लोजर टू द सन। सो वीनस के साथ तीन चीजें मेन पॉइंट्स: हॉटेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड थर्ड, सबसे ज्यादा वोल्केनोज भी वीनस पे ही मिलते हैं। ओके। ऑल्दो मैंने यहाँ पे एंशिएंट लिटरेचर का मेंशन है कि वीनस इज ऑफन रेफर्ड टू एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, इट इज स्टिल रेफर्ड टू एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। तो अगर कहीं भी आए मॉर्निंग इवनिंग स्टार, इट्स एक्चुअली दी वीनस। वीनस हैज मैक्सिमम वोल्केनोज जैसे कि मैंने बताया, एंड मर्क्यूरी एंड वीनस की अपनी कोई सैटेलाइट नहीं होती। देन कम्स नेक्स्ट। ओके। मैंने इसमें अर्थ ऐड किया हुआ है, लेकिन ऑनेस्टली मैं अभी स्लाइड्स चलाने से पहले मेरे को समझ आया था कि मैं अर्थ के बारे में इक्विनॉक्स, सोलेस्टिस एंड टाइडल, क्योंकि हमें टाइड के बारे में भी पढ़ना है, हमें लूनर एक्लिप्स एंड सोलर एक्लिप्स के बारे में भी पढ़ना है। तो हम अर्थ वाला ये टॉपिक उस टाइम पे मेनली लेंगे। अभी जो हम अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, ये बेसिक देख लेते हैं। दैट इज अर्थ रोटेट अलॉन्ग इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, जो कि हम जानते हैं। 23 hours 56 minutes एंड 4 सेकेंड। ओके, ये जो मेंशन है दैट इज 56 minutes एंड 4 seconds रोटेशन पूरा करने के लिए। यहाँ पे जो दो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है कि आखिर डे एंड नाइट किस वजह से होता है, दूसरा सीजन्स जो अर्थ पे चेंज होते हैं वो किस वजह से होते हैं। डे एंड नाइट बेसिकली आपका रोटेशन की वजह से होता है, एंड जो भी सीजन्स आते हैं वो सीजन्स होते हैं आपके रिवॉल्यूशन की वजह से। ओके। ये दो चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने के लिए है। उसके बाद जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि अर्थ जब रोटेट करती है तो वो टिल्टेड होती है, मतलब उसका एक्सेस थोड़ा सा झुका हुआ है, और वो झुकाव जिस जो एंगल बनाती है वो है 23.5 डिग्री का एंगल। ओके। जस्ट अ सेकेंड ना। ओके। तो जब वो अर्थ एक और अर्थ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करती है, उसका कोई सर्कुलर या वैसा ऑर्बिट नहीं है, इट्स एक्चुअली एलिप्टिकल। अब जब वो सन के टुवर्ड्स मूव करती है और अर्थ हमारा थोड़ा सा स्लैंटेड है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है, तो कई बार जो एक्चुअली हमारा इक्वेटर है उसकी जगह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एज अ वर्चुअल इक्वेटर का काम करते हैं। अब ये मैं आपको बता रही हूं बिकॉज इस वजह से जो डायरेक्ट सन रेज आपके इक्वेटर पे पड़नी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी पड़ती है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे। यही चीजों की वजह से आपका बनता है समर सोलास्टिस, विंटर सोलास्टिस एंड इक्विनॉक्सेस। वैसे इक्विनॉक्सेस के बारे में मैं अभी थोड़ा सा स्किप करूंगी बिकॉज इक्विनॉक्सेस थोड़ा लंबा जाएगा, एंड ये सिर्फ हम अर्थ वाले में थोड़ा अच्छे से करेंगे, क्योंकि हाँ, अभी हमें अर्थ एक्चुअली कंसिडर करना है, मतलब अर्थ पे एक दिन पूरी सिर्फ क्लास होगी सिर्फ अर्थ पे। आज मैं बाकी चीजों को कंसिडर कर लेती हूँ, लेकिन अर्थ पे हम किसी और दिन क्लास करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो एक्चुअली हमारी सिर्फ अर्थ पे होगी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे मैंने वही लिखा है दैट द सेकंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज रिवॉल्यूशन, दैट इज 365 1.4 1.5 सॉरी। एंड यही चीजें यहाँ पे वो लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट है कि आखिर क्या किस वजह से लीप ईयर वाला होता है। तो हर एक साल में 365 पॉइंट समथिंग ऐड होते होते हम 3 साल बाद उसे चौथे साल में ऐड कर देते हैं, जो आपका मिला के हमें देता है दैट ईयर 366 डेज। उसी को यानी हर फोर्थ ईयर हमारा होता है लीप ईयर, जिसमें फेब जो होता है वो 29 डेज का होता है। नेक्स्ट। ओके, इसे भी नेक्स्ट कर दो, मैं सोलास्टिस वाला बाद में ही लूंगी।
नेक्स्ट। हम्म। राइट, मून मून पे आने। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। राइट। ओके, हमने ये साइंस में देखा होगा, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि सन से जब एक रे जो आती है वो हम तक पहुंचती है 8 मिनट्स में, राइट। लेकिन मून से उसको एग्जैक्टली 1 सेकेंड लगता है हम तक पहुंचने के लिए। ये सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन है, मतलब थोड़ा मून के बारे में, बिकॉज मून इज आवर नेचुरल सैटेलाइट। अब सिंस यहाँ पे बात हुई है नेचुरल सैटेलाइट की, दो कंसेप्ट आते हैं, एक है नेचुरल सैटेलाइट, एक है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। इन दोनों चीजों से आप अवेयर होंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो मेन पर्पस होता है वो होता है वेदर फोरकास्टिंग, रिमोट सेंसिंग, आजकल जो हमारी एजुकेशनल पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। वो जो सैटेलाइट्स होती हैं जो ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन कंट्रोल्ड होती हैं, दोज आर एक्चुअली दी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट्स के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, वो उनका अपना एक ऑर्बिटल पीरियड होता है, अपना एक रोटेशन का पीरियड होता है। अर्थ की सिर्फ एक नेचुरल सैटेलाइट है, अदरवाइज उसकी हमारे अर्थ की आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट सिर्फ एक है। ओके। देन कम्स मून को एग्जैक्टली 27.32 डेज लगता है रोटेशन पूरा करने में। एंड इनका जो रोटेशन एंड जो ऑर्बिटल पीरियड होता है वो सेम होता है। दिस इज कॉल्ड एज टाइडल लॉकिंग। ओके। अर्थ पे जो टाइड का कंसेप्ट है, जहां हाई टाइड लो टाइड आती है और वो टाइड अफेक्ट होती है, वो कहीं ना कहीं एक मून एंड अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से होता है। अब आप लोग का एक बहुत डिटेल्ड चैप्टर है टाइड्स पे, ये चीज हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइड वाले चैप्टर में, क्योंकि आपको बहुत तरह की टाइड एक्चुअली एंट्रेंस लेवल पे भी पढ़नी है कि आखिर ये टाइडल सिस्टम ऐसे ऐसे क्यों हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी के लिए सिर्फ इतना कि टाइडल लॉकिंग मून का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एंड मून को 27.32 डेज लगते हैं अपना एक स्पिन पूरा करने में। नाउ नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जनरल इंफॉर्मेशन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट पर्सन ऑफ कोर्स, एंड वो गए थे अपोलो 11 मिशन पे। जब मून पे फर्स्ट टाइम पैर रखा गया था, दैट वाज द अपोलो 11 मिशन। नाउ आर्यभट्ट इंडिया की पहली सैटेलाइट थी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ कोर्स, जो कि इंडिया ने लॉन्च किया था। एंड हमारी जो, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इट्स एक्चुअली द एड्यूसैट, EDUSAT। ओके। जितनी भी इंडिया ने एक्चुअली एक सैटेलाइट लॉन्च की है, दैट इज GSAT-3। इसका पूरा नाम है GSAT-3। इसको जो एक और नाम दिया गया है वो है एड्यू सैटेलाइट, EDUSAT। इट मींस एड्यू से है एडुकेशनल, एडुकेशनल सैटेलाइट, यानी वो सैटेलाइट जो स्पेसिफिकली लॉन्च हुई है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। अगर कहीं ये क्वेश्चन आए कि GSAT-3 या एडुसैट किस पर्पस से रिलेटेड है, को आंसर इज एजुकेशनल पर्पस, एंड ये इंडिया की ही तरफ से था। ओके। नाउ दी नेक्स्ट लाइन। अच्छा, यहाँ पे ना कभी कभार बहुत बेसिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आई होप आप सब लोग को भी पता हो कि इंडिया की तरफ से पहले जो स्पेस में इंसान गए वो कौन थे? फर्स्ट इंडियन मैन टू गो इनटू स्पेस, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस। आप लोग चाहें तो ये मुझे मैसेज में डाल सकते हैं अगर आप सब लोग को ही पता है तो। एंड उसके बाद फर्स्ट, मतलब इंडिया को छोड़ के ग्लोबल लेवल पे जो फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस, दैट वाज यूरी गैगरिन। तो ये सारा मतलब बहुत जनरल है, लेकिन आप लोग को सिंस हम स्पेस से डील कर रहे हैं, थोड़ा 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 बस आप लोग को याद हल्का फुल्का होना चाहिए। ओके। देन कम्स हमारा मार्स। मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट, हिंदी में आई थिंक इसी को मंगल कहा जाता है। एंड इसे रेड प्लैनेट बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे इसके सरफेस पे आयरन ऑक्साइड बहुत है, जिसकी वजह से इसको कलर मिलता है रेड, और इसका नॉर्मल जो एक नाम है दैट इज रेड प्लैनेट। अब इस मार्स के दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, फोबोस एंड डीमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आता है कि फोबोस किसकी नेचुरल सैटेलाइट है। आप लोग को दे देना है हाँ ये है मार्स की, या
डीमोस से भी क्वेश्चन आ जाता है। कुछ सैटेलाइट्स के सॉरी कुछ प्लैनेट्स के ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो ज्यादा फेमस हैं। मार्स के ये दोनों हैं, बाकी हम आगे भी देखेंगे। तो आप लोगों को जिनका सैटेलाइट्स का नाम मैं बोल रही हूँ उनके उन सैटेलाइट्स का नाम पर्टिकुलरली याद करना है, एंड ये एक्चुअली याद करना है। ओके। उसके बाद हाँ, मार्स इजिली हमारे नेकेड आई से अर्थ से दिख जाता है, एंड ये अर्थ से थोड़ा लेस डेंस होता है। रीजन बीइंग सेम, कि जैसे जैसे जो प्लैनेट अर्थ से थोड़ा दूर होते जाते हैं वो डेंसिटी उनकी थोड़ी 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 कम होती जाती है। ठीक। और जैसे रिसेंट में स्टडीज होती आई हैं और हो भी रही हैं जो कहीं ना कहीं सजेस्ट करती हैं कि मार्स के प्लैनेट पे लिक्विड या पानी मिलने की पूरी आशंका है, या एक टाइम था जहां पे वो पानी वहां पे एग्जिस्ट करता था। ओके। अब मार्स का भी जो एटमॉस्फेयर है दैट कंसिस्ट ऑफ 96% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 1.93 आर्गन, 1.89 नाइट्रोजन। ठीक। अगेन ये एटमॉस्फेरिक गैसेस वो सारी गैसेस हैं जो अर्थ में भी प्रेजेंट हैं। यही रीजन है जिन वजह से इन प्लैनेट्स पे कॉन्टिन्यूसली लाइफ एग्जिस्टेंस का सवाल उठता रहता है, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं वो बहुत हद तक हमारे अर्थ लाइक हैं। ओके। नाउ कम्स, ओके नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब आपका हमारा शुरू हो जाता है। ये खत्म हो गया हमारा इनर प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, जिसमें से हमें अर्थ के बारे में पूरा डिटेल्ड अकेली एक क्लास में पढ़ना है, एंड वो बहुत लंबा जाएगा क्योंकि अर्थ के बारे में बहुत कुछ है। बाकी सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जो हमें जानना था वो हमने देखा। अब आते हैं हमारे आउटर प्लैनेट्स। ओके। आउटर प्लैनेट्स में सबसे पहले है हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड ड्वार्फ प्लैनेट जो कि है प्लूटो। ठीक। इन सारे चार प्लैनेट्स को हम गैस जाइंट्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 99% ऑफ मास है, और इनका जो कंसिस्टेंसी इन द सेंस कि ये जिस चीज से बने हुए हैं वो बहुत ही लेस डेंसिटी वाले एलिमेंट्स हैं, जिस वजह से इनको गैस जाइंट्स कहा जाता है। ठीक। अब जो मेनली इनका सॉलिड सरफेस है दैट इज कंपोज्ड ऑफ हीलियम। ठीक। हाइड्रोजन एंड हीलियम अगेन नोबल गैसेस हैं, लेकिन एक जो प्रॉपर डेंस सरफेस होता है या डेंसिटी होती है वो डेफिनेटली यहाँ लैक होती है। लेकिन जो इनके मून्स होते हैं वो ऑफ कोर्स सॉलिड होते हैं। ओके। यूरेनस एंड नेपच्यून जिसे हम आइस प्लैनेट्स के नाम से भी जानते हैं, वैसे ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आप बहुत आगे जाके पढ़ते हैं। यहाँ पे वाटर, अमोनिया, मीथेन मिलता है, एंड इन दो प्लैनेट्स को आइस जाइंट्स भी कहा जाता है। ये बस आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ कुछ प्लैनेट के कॉमन नेम्स या उन्हें किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब ओके, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट वाइज इंक्लूड किया है जो मैंने पहले बताया था कि जितने भी आउटर प्लैनेट्स हैं रिंग्स सब में होती हैं, सिर्फ सैटर्न की ज्यादा विजिबल है, लेकिन होती सब में है। ओके। देन नेक्स्ट, यस ये है हमारा जुपिटर। हेलो।
Sipra ma'am, are you there? Hello. हेलो हेलो, हाँ हाँ, मुझे आवाज आ रही है। Fine. ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ यस जी। मैम। ओके ओके ओके। वो बीच में रुक गया था, मुझे लगा शायद कोई कुछ बोलना चाह रहा है, इस वजह से मैं रुकी थी। आई एम सो सॉरी। ओके, तो हम थे हाँ जुपिटर पे। यस, सॉरी सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। सो हाँ, एक और चीज जो जुपिटर के इस सैटेलाइट को इम्पोर्टेंट बनाती है वो ये कि बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। ट्रस्ट मी, आउटर प्लैनेट्स पे जब हम जाते हैं ना, एक और चीज आउटर प्लैनेट्स की, कि आउटर प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स बहुत हैं, बहुत। मतलब सैटर्न की अकेले आई थिंक 79, नॉट सैटर्न सॉरी, जुपिटर, जुपिटर की 79 सैटेलाइट्स हैं। सैटर्न की 82 सैटेलाइट्स हैं। वहीं यूरेनस एंड नेपच्यून के 27 एंड 14 रिस्पेक्टिवली हैं। तो मतलब आउटर प्लैनेट्स में इनके बहुत सैटेलाइट्स का कंसेप्ट आ जाता है, बट आपको सारे सैटेलाइट्स ऑफ कोर्स याद नहीं करने हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, 79 सैटेलाइट्स में जो सबसे बड़ा सैटेलाइट है वो है ये, इसीलिए इसका थोड़ा ज्यादा हो जाता है। एंड यहाँ पे हमने ये भी दिया हुआ है कि मरक्यूरी से बड़ा है एंड हमारे अर्थ के मून से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो खुद सोच लीजिए सच में ये खुद एक कितना बड़ा नेचुरल सैटेलाइट होगा। ओके, इसीलिए ये एक पर्टिकुलर नाम, जुपिटर का ये सैटेलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एकदम अच्छे से। देन कम्स हमारी नेक्स्ट स्लाइड। यस, ये मैंने इंक्लूड किया था, पता है ये है कि आपका सैटर्न है, एंड जैसे मैंने बताया सैटर्न की ये है 82 सैटेलाइट्स, जो कि सारी नहीं है यहाँ पे, बस कुछ कुछ हैं। जिसमें से टाइटन मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आ जाता है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइटन, तेथिस, ये सब है जो आपका आई थिंक डायरेक्ट क्वेश्चन एक्चुअली बनता भी है। सो ये बस उस चीज के लिए था। नेक्स्ट, यस, नाउ सैटर्न। हाँ, सैटर्न वो प्लैनेट है जिसकी रिंग्स बहुत विजिबल है, बहुत ज्यादा। एंड वो रिंग्स कहीं ना कहीं ऐसे रॉक से बनी हुई, सिंस वहां तक टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उन रिंग्स पे भी जो रॉक्स वगैरह हैं उनका टेम्परेचर बहुत कम है। अब टाइटन, जैसे कि मैंने अभी कहा, टाइटन बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न का। क्यों? क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट मून है। सबसे पहला गैनमेड, सेकंड इज टाइटन। ठीक, ये दो सैटेलाइट मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के हैं, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है। ओके, अब ये इकलौता सैटेलाइट है जहां पे थोड़ा नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर आपको मिलता है। ओके, नाइट्रोजन रिच कहीं ना कहीं होने का मतलब कि हमारे अर्थ जैसा। ऑल्दो ये सैटेलाइट है, इसलिए इस पे हम ज्यादा डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार प्लैनेट होता तो हम फिर भी सोचते। आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा कि टाइटन जो है वो कौन से प्लैनेट की सैटेलाइट है, दैट इज सैटर्न। और टाइटन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। बस यहाँ पे अभी इतना ही सैटर्न में। देन कम्स हमारा नेक्स्ट यूरेनस। यस, ओके, जितने भी हमारे प्लान, इससे पहले ना मैं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, आई थिंक वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इंक्लूड किया है। ओके, यहाँ पे मैंने एक्सेस के बारे में बताया हुआ है। ओके, सो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एक है क्लॉकवाइज रोटेशन, एक है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। अब वीनस एंड यूरेनस, ओके, वीनस एंड यूरेनस दो प्लैनेट हैं जो एक्चुअली क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। सिर्फ ये दो प्लैनेट हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न फॉलो करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूजुअली इसमें वीनस का ही सवाल आया है, जितना मैंने अभी तक देखा है। वीनस के कॉन्टेक्स्ट में ही ये क्वेश्चन आता है कि आखिर वीनस का जो मोड ऑफ रोटेशन है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको दे देना है क्लॉकवाइज, जो कि ऑफकोर्स सन के ऑपोजिट है। ठीक, यहाँ पे भी आपको यूरेनस में सिर्फ इतना ही देना है कि यूरेनस एंड वीनस, मतलब जो मेन एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी सिर्फ इतनी है। और
यूरेनस के प्लैनेट्स, मून, इसका कोई ऐसा मून नहीं है जो इतना फेमस है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ेंगे भी नहीं। हाँ, नंबर ऑफ मून्स है जो कि मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक्चुअली इंक्लूड किया हुआ है। तो यूरेनस के केस में आपको बस ये दो तीन चीजें याद रखनी होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट। सॉरी। ओके। जस्ट 2 मिनट ना। ओके, एक्चुअली कॉल आ गया था, सॉरी। सो ना, यूरेनस एंड नेपच्यून, अगेन इन्हें आइस जाइंट्स मामले यानी आउटर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के मामले में इन्हें ट्विंस कहा जाता है। जैसे जब हम इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की बात करते हैं, वहां पे अर्थ एंड वीनस को ट्विंस माना जाता है, और इस साइड यूरेनस एंड नेपच्यून को। अब ये जो मैंने नीचे एक ऑर्डर दिया है, ये है वो मेन ऑर्डर जिसे आप लोग को याद रखना है। अभी तक वो प्लैनेट जिसकी सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स थी वो जुपिटर था, लेकिन अब वो सैटर्न हो गया है। सैटर्न में आई थिंक अभी रिसेंटली में ही दो तीन इनकी सैटेलाइट्स मिली हैं, जिस वजह से सैटर्न अब नंबर 1 पे आता है। आप लोगों का क्वेश्चन एज इट इज डायरेक्ट भी आया है कि इन पर्टिकुलर प्लैनेट्स दिए गए हैं, उन प्लैनेट्स को आप डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए इन रिस्पेक्ट टू देयर सैटेलाइट्स, यानी सैटेलाइट्स को ध्यान में रखते हुए इन प्लैनेट्स को अरेंज करिए। तो वो प्लैनेट जिसमें सबसे ज्यादा या जिसके सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट है वो है सैटर्न, जिसके हैं 82 सैटेलाइट्स। देन आता है हमारा जुपिटर, जिसके हैं 79 सैटेलाइट्स। फिर आता है हमारा यूरेनस, जिसके हैं 27 सैटेलाइट्स। एंड देन हमारा नेपच्यून, जिसके हैं 14 सैटेलाइट्स। ये ऑर्डर एंड ये नंबर बहुत जरूरी है आप लोग का याद रखना, क्योंकि सच में क्वेश्चन आए हैं। ओके। सो यहां तक, मतलब प्लैनेट्स तक के केस में ये इतना ही था। आई होप आप लोग इसको एज इट इज ये वाला स्पेशली याद रखेंगे। नाउ देन कम्स एस्टेरॉयड बेल्ट। ओके। हाँ, asteroids are the remnants of planetary formation that circle the sun in a zone lying between Mars and Jupiter. ठीक। अब जब हमारे प्लैनेट मूव करते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन फोर्सेस, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, कुछ रेमिनेंट्स हैं जो टूटते, जो घिस 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 की वजह से थोड़ा टूटते हैं। जब वो चीजें एक जगह आती हैं, इकट्ठा होती हैं, वो बनाती है आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। ये जो एक बेल्ट है, यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे टुकड़े, मतलब अर्थ के सामने ये बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे टुकड़े एक बेल्ट में ग्रेविटेशन की वजह से घूमते हैं। उस बेल्ट को हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक। अब ये सिंस इस तरफ से ग्रेविटेशनल पुल है और इस तरफ से जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल है, इस वजह से ये एक बेल्ट में घूमते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि अच्छा चलो, जैसे मीटियोराइट्स एंड मीटियोर्स के केस में कभी कभार होता है कि कुछ उस घूमते घूमते उस एलिप्टिकल ऑर्बिट से थोड़ा बाहर आ जाते हैं एंड देन हमारे एटमॉस्फेयर में क्रैश करते हैं। ऐसा इनके साथ यूजुअली नहीं होता है। ओके। अब सिंस ये बहुत छोटे हैं, इसलिए एक और नाम जो इनको दिया गया है वो है प्लैनेटॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टेरॉयड का ये दूसरा नाम ज्यादा फेमस है एक्चुअली, इसीलिए ये नाम आप लोग याद रखिएगा कि एस्टेरॉयड्स को हम प्लैनेटॉइड्स भी बोलते हैं। एंड सेम अगेन, यहाँ पे बहुत सारे मेटालिक मिनरल्स हैं, आइस कहीं क्योंकि सारे प्लैनेट्स के रेमिनेंट से ही बना हुआ है, इस वजह से वो सारी चीजें जिनसे हमारा प्लैनेट या हमारे प्लैनेट्स बने हैं, इस एस्टेरॉयड बेल्ट में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो ऐसे एलिमेंट से बने हुए हैं, बीट गैसियस, बीट मेटालिक, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट में सब कुछ है। ओके। इसी वजह से एस्टेरॉयड का जो रेंज है, मतलब बहुत छोटों से लेकर बहुत बड़े तक भी है। एक लौता रीजन क्यों? क्योंकि ये रेमिनेंस है। ओके। अब लार्जेस्ट एस्टेरॉयड है हमारा सेरस। ठीक। ये बस सेरस है यहाँ पे याद करने के लिए, क्योंकि ना क्वेश्चन में सेरस
मेंशन हुआ है, इस वजह से मैंने इसे यहाँ डाला है। अदरवाइज ऑनेस्टली मैंने जब एक टाइम पे सेरेस पढ़ा था, मैंने कहीं ना कहीं अपनी ग्रेजुएशन ईयर्स में जाके पढ़ा था कि सबसे लार्जेस्ट एस्टेरॉइड कौन सा है। बट अभी रिसेंट में ऐसा क्वेश्चन आ गया है तो आप लोग को याद करना होगा। ओके। जब जो मैंने बताया था कि कई बार कुछ एलिप्टिकल ऑर्बिट से घूमते घूमते जब बाहर आते हैं, उन्हें ही हम मीटियोरॉइड्स बोलते हैं। वो एस्टेरॉइड्स जो उस बेल्ट से बाहर आ जाते हैं एंड किसी दूसरे प्लैनेट के एटमॉस्फेयर पर लैंड करें। सिंस एटमॉस्फेयर तो हमारे अर्थ का ही है, तो बाकी किसी के सरफेस पे करें, और जब हमारे एटमॉस्फेयर में आते हैं तब उनमें क्रैशिंग हीट लाइट या एक टेल आती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से आती है। वो से एक डिस्टिंक्ट वो हो जाता है बाकी सरफेस पे लैंड करना और एक अर्थ के सरफेस पे लैंड करना, तो उन्हें ही हम बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। ओके। मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स ये सारे भी हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट हैं, एस्टेरॉइड्स इंक्लूडिंग। नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये दैट इज प्लूटो। ये से पहले प्लूटो था। ओके। अब इंटरनेशनल एटॉमिक सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के हिसाब से ड्वार्फ प्लैनेट की जो डेफिनेशन है वो ये है: ड्वार्फ प्लैनेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट मीट्स प्लेनेटरी क्राइटेरिया एक्सेप्ट दैट इट हैज नॉट क्लियर्ड डिब्रीज फ्रॉम इट्स ऑर्बिटल नेबरहुड। आप लोगों को डेफिनेटली इसे याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ एक जनरल आइडिया के लिए दिया है कि आखिर ड्वार्फ प्लैनेट किन्हें कहते हैं। आपका जो एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट में अगर वो ऑर्बिटल वहां पे डिब्रीज वगैरह हैं, इट मींस मतलब कि इसे मैं कैसे समझाऊं। हाँ, मतलब कि जैसे ड्वार्फ प्लैनेट है, वो रिवॉल्व रिवॉल्व करने के टाइम पे अगर उनके रिवॉल्यूशन में कुछ ऐसे पार्टिकल्स आते हैं जो उन्हीं के हैं, इट मींस वो आपके ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक। अब प्लूटो को अगर हम प्लैनेट कंसिडर करते तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट के डिब्रीज होते या रेमिनेंस होते जिसे हमें जिन्हें प्लैनेट कंसिडर करना पड़ता। इसी वजह से हम प्लूटो को कंसिडर नहीं करते। साथ ही साथ हम, ताकि ऐसे जो रेमिनेंट्री ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी एक प्लैनेट की कैटेगरी में ना आए, इसी वजह से हम प्लूटो को भी वो एग्जिस्टेंस नहीं देते, वो एक्सेप्टेंस नहीं देते। सॉरी। ओके। तो प्लूटो है हमारा ड्वार्फ प्लैनेट, देन सेरेस है हमारा लार्जेस्ट एस्टेरॉइड। ओके। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड, कॉमेट। कॉमेट क्या होता है? एक सेकेंड। ओके। सो कॉमेट होता है आपका, अ कॉमेट इज एन आईसी स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा शोर है, बस थोड़ा सा इग्नोर करेगा, यहाँ पे कुछ होने लगा है, दैट्स वाई। बस थोड़ा सा, थोड़ी देर और। So, comet is an icy small solar system body that, when passing close to the sun, heats up due to the effect of solar radiation, solar wind upon the nucleus, and begins to outgas, displaying a visible atmosphere or comma and sometimes also a tail. अच्छा, आप लोग ने ना, जब आप लोग, बिकॉज यहाँ पे यूजुअली मैक्सिमम जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वाले भी उन लोगों ने देखा ही होगा, बिकॉज मैग्नीशियम रिबन या मैग्नीशियम ऑक्साइड का जब हमारे स्कूल लेवल में 8th 9th या 10th में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं और अचानक से एक डार्जलिंग सी एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। कॉमेट का एग्जैक्ट सीन वही है। जैसे ही कॉमेट या वो छोटे ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जब सन की हीट या बाकी किसी उसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो एकदम यू you नो know, उस डार्जलिंग व्हाइट एनर्जी के साथ एकदम जलते हैं, जिसमें से वो एक व्हाइट लाइट आती है। वही होते हैं हमारे कॉमेट्स। कॉमेट्स का भी अपना एक एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होता है। ठीक। एंड ये बहुत ही फ्रोजन गैसेस जैसे कि वाटर, हमारी नोबल गैसेस, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब से बना होता है। और ये सारी चीजें आपस में जब जोड़ के रखते हैं तो हमारे वो कॉमेट्स रहते हैं। जब कॉमेट्स हीट सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं और जलते हैं
तो एकदम एक वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके। एंड अब तक का जो एक लार्जेस्ट कॉमेट रहा है वो है हेलीज कॉमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेमस कॉमेट। ओके। एंड ये आई थिंक हर 76 ईयर्स में दिखता है। लास्ट 1986 में दिखा था, तो अभी तो दिखने के कोई चांसेस नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं तब तो नहीं। बाकी नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। Okay. Now, meteoroid is any solid debris originating from asteroid, comet, or other celestial object and flows through interplanetary space. जैसे कि मैंने बताया, जब ये हर एक चीज का एक एलिप्टिकल ऑर्बिट है, जब वो रेमिनेंट पार्टिकल उस अपने एलिमेंट एलिप्टिकल ऑर्बिट को छोड़कर बाकी प्लैनेट के ऑर्बिटल स्पेस में घुसता है, उसे हम बोलते हैं मीटियोरॉइड। ओके। वो होता है हमारा मीटियोरॉइड। नाउ मीटियोरॉइड जब एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? मीटियोर। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मीटियोर एंड मीटियोरॉइड। ओके, जब वो एटमॉस्फेयर में घुसता है तो एक यहाँ के एटमॉस्फेयर क्योंकि इतनी तेजी से आता है कि बहुत जल्दी जलता है, एकदम से जल्दी। ठीक। वो जो यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही जो एक फ्रिक्शन आता है जिस वजह से वो जलता है, अगेन इसमें भी उसी वजह से एक लाइट आती है, वही है हमारा मीटियोर। उसी को हम बोलते हैं, मीटियोर इज पॉपुलरली टर्म्ड एज शूटिंग स्टार और फॉलिंग स्टार। दैट इज नॉर्मली, जो शायद आप सब लोग जानते होंगे। ओके। कई बार मीटियोराइड पूरा नहीं जलता और अर्थ के सरफेस पे आ जाता है। ठीक। जो अर्थ के सरफेस तक आते हैं, ओके आई थिंक कुछ, ओके, जो अर्थ के सरफेस तक आते हैं वो एक गड्ढा गड्ढा टाइप है, जहां पे भी वो लैंड करते हैं वहां पे एक हॉलो स्पेस बना देते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्रेटर। ठीक। मीटियोर क्रेटर या मीटियोराइट क्रेटर जो भी है, उसे एक जो पर्टिकुलर नाम दिया जाता है वो है आपका क्रेटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके। एंड मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स में इतना बस बेसिक इंफॉर्मेशन ही था, क्योंकि इससे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। हाँ, इससे उतना नहीं बनते, लेकिन वही एक जनरल आइडिया के लिए, बिकॉज हम सोलर सिस्टम कर रहे हैं। देन ओके, आई थिंक इतना ही था। ओके, सो यहाँ पे इतना ही था। इसमें जो मैंने एक चीज इंक्लूड नहीं की थी वो है मर्क्यूरी, जो कि रिटर्न नहीं था, बट मर्क्यूरी का मैं एक स्लाइड इंक्लूड कर दूंगी। अर्थ के बारे में हम लोग एक्चुअली किसी क्लास में, नॉट किसी, नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आज की क्लास में इतना था, एंड किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आई हो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, या फिर आज की क्लास एक बार मैं चाहूंगी आप सब लोग प्लीज रिव्यू दे दें, बिकॉज मैं उस टाइम पे व्हाट्सएप पे नहीं पूछ पाऊंगी। सो डू लेट मी नो कि आप लोग को क्लास कैसी लगी। बाकी आई होप आप सब लोगों को समझ आया हो, तो ज्यादा बोरिंग नहीं रहा होगा, बिकॉज आज की क्लास थोड़ा जनरल फैक्ट्स पे ज्यादा थी, क्योंकि हम सोलर सिस्टम डील कर रहे थे। उसमें बस हाँ, आप लोग को वही चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बेसिक चल रहा है। इसके बाद धीरे धीरे, जैसे जब हम अर्थ पे आएंगे, अर्थ के बाद हम इंक्लूड करेंगे हमारा इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में धीरे धीरे हिमालयस, फिर आपका रिवर ड्रेनेज सिस्टम, एक एक करके फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल, सब धीरे धीरे आएगा। अभी थोड़ा बस पेशेंस रखिएगा। आई नो ये बहुत थोड़ा साइंस रिलेटेड भी था, बिकॉज ज्योग्राफी थोड़ा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है भी, तो शायद किसी को वो ना लगाओ कि हम मतलब थोड़ा बस बोरिंग क्लास ना हुआ हो। बाकी आज की क्लास यहीं तक। मैं आप सभी लोगों को हैंडआउट्स वगैरह शाम तक सेंड कर दूंगी। हैंडआउट हिंदी इंग्लिश दोनों में है या केवल? ओके, मेरी तरफ से हिंदी में है, लेकिन अब अगर आप लोग को सॉरी, मेरी तरफ से इंग्लिश में है, लेकिन अगर आप लोग को हिंदी में चाहिए तो आई मेक श्योर कि मैं उसे पूरा ट्रांसलेट करके हिंदी में भी आप लोगों को दे दूं। सो थैंक यू सिद्धि, थैंक यू सो मच बताने के लिए। एंड अच्छा, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कितने कितने लोगों को, मतलब एक्चुअली हिंदी हैंडआउट्स किसी को चाहिए या नहीं। ओके, हिंदी में भी चाहिए। ओके ओके, ठीक है। ओके रवि, मैं डेफिनेटली, यस रवि एंड ओके आदित्य,
मैं आप दोनों लोगों का मतलब जिसको भी हिंदी की जरूरत होगी हम डेफिनेटली उनको हिंदी में भी प्रोवाइड करवा देंगे। बाकी इंग्लिश में तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो ये 10 मिनट का काम होगा बस मुझे अपलोड करना है। मुझे हिंदी के लिए बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा आज का। हिंदी में मोस्ट प्रोबेबली कल तक आप लोग को अपलोड करवा दूंगी। एंड आज की क्लास का कंटेंट ऐसा था कि एक्चुअली इससे क्वेश्चन अच्छे खासे बनेंगे। ओके, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से टेस्ट लूंगी, लेकिन ट्रस्ट मी लास्ट क्लास इतनी बेसिक क्लास थी कि उसमें ना मैक्सिमम 5-6 ही क्वेश्चन बन रहे थे। नाउ अब जो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि आप लोग के पास लास्ट क्लास का वो पीडीएफ भी है ना, लास्ट क्लास और आज की क्लास इंक्लूड करके मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। मतलब क्वेश्चन पेपर जो सेट होगा, आप लोग का जो टेस्ट होगा, वो आज की क्लास और लास्ट क्लास दोनों को इंक्लूड करके होगा। जिसके पास भी लास्ट क्लास का मटेरियल नहीं पहुंचा है वो एक बार बता दे, हम उनको वो भी सेंड कर देंगे। एंड क्लास होगी, आप टेस्ट होगा आप लोग का संडे को। तो आप लोग के पास आज का दिन भी है, अभी कल का दिन भी है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिएगा। एंड ओके रवि, आपको नहीं मिला है तो मैं डेफिनेटली आप तक वो पहुंचा दूंगी। ओके आदित्य, मैं आपको भी करवा दूंगी, डोंट वरी। जिसके जिसके पास भी नहीं मिला है सबके पास लास्ट क्लास का भी पहुंच जाएगा, आज क्लास का भी पहुंच जाएगा। एंड ओके रजनी, आपको भी नहीं मिला, ठीक। ओके सो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको नहीं मिला है, कोई नहीं। अम, ये एंड तक मैं करवा दूंगी। एंड उसके बाद ठीक है, हम लोग संडे या मंडे में मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको कल तक हैंड आउट मिलेगा हिंदी वाला। सो उनकी बातों का ध्यान रखते हुए भी ऐसा टेस्ट जब भी होगा सबका एक साथ होगा, इसलिए सबको सफिशिएंट टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए भी। तो बस इतना ही आज के लिए। एंड सिंस अभी मुझे रुकना है, आप सब लोग चाहें तो क्लास लीव कर सकते हैं। क्लास एक्चुअली अब खत्म हुई। थैंक यू सो मच। ओके, एक सेकेंड, द कम्युन गुरुकुल इज सेइंग समथिंग, आई एम नॉट गेटिंग एग्जैक्टली। ओके ओके ओके, स्टूडेंट्स प्लीज डोंट लीव, आई थिंक मुझे ओके 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 ओके, सॉरी आप में से किसी को नहीं जाना है। ओके सो मैं जा सकती हूँ क्या? ओके, जनरल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी गिवन, ओके ओके ओके, ठीक। ओके सो आई टेक योर लीव। अभी आप लोगों को जनरल इंस्ट्रक्शन सुनना है, कुछ चीज़ों का और ज्ञान लेना है, आप लोग वो लीजिए। जिस किसी को भी जहां दिक्कत आई, आप सब लोग के पास हम सब लोग ग्रुप में एडेड हैं, बेझिझक कभी भी कोई भी सवाल आप लोग रख सकते हैं, कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। डोंट वरी एट ऑल, हम सब लोग यहाँ पे हैं आप लोग की हेल्प करने के लिए। और सिंस हम लोग बीएचयू में पढ़ के भी आ चुके हैं, इसलिए हम सच में समझते हैं कि वहां पे कैसा सिस्टम क्या है, कैसा वर्क करता है। सो गाइज डोंट वरी, बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए एंड सब अच्छा होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर। Hello, students. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. तो मुझे आप सबको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस देने थे रिगार्डिंग संडे टेस्ट्स और शेड्यूल्स। और मैं आप लोगों को रुके बताता हूँ 2 मिनट। आप लोगों ने क्या लाइब्रेरी देखी है क्या अंदर से? हेलो हेलो, क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. आवाज आ रही है। क्या आप लोगों ने बीएचयू की सेंट्रल लाइब्रेरी अंदर से देखी है? नहीं। आप लोग देखना Yes, sir. चाहेंगे? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so here is BHU Central Library. This is the periodical section, if you can view. And here we have the magazine section. It is like this.
चीज यहाँ पे पूरी रखी हुई है। This is the system. अब आपको सेंट्रल लाइब्रेरी का मेन पार्ट में दिखाता हूँ, सेंट्रल हॉल। हाँ, यहाँ पे हम लोग बुक्स सर्च करते हैं। ये सब जो रखे हुए हैं, ये सब बुक्स के कार्ड्स हैं, नेम्स हैं कि इतनी सारी बुक्स हैं, और उसमें से आपको जो भी कार्ड्स चाहिए होते थे पहले, तो वो हम इससे देखते थे। और इसमें कुछ आपको नंबर्स दिख रहे होंगे, अगर दिख पा रहे होंगे तो, बुक्स के नाम और साथ साथ उनके नंबर्स कि कहाँ ये लोकेटेड है स्टैक्स में, तो वहाँ पे फिर जाके हम लोग निकाल सकते थे। तो ये पूरा पोर्शन इतना सारा है, आप देख सकते हैं पूरी स्टैक्स में। ये है सेंट्रल हॉल। यहाँ पे बाहर पूरी इंसाइक्लोपीडियाज और डिक्शनरीज जितनी भी हैं, हर एक लैंग्वेज में, हर एक सब्जेक्ट के लिए वो है। ये टेक्स्ट बुक सेक्शन है क्या है, और इस तरह से कुछ दिखती है सेंट्रल हॉल। And here it is written something. लोग पढ़ सकते हैं यदि पढ़ना चाहें तो। बाकी तो आप लोगों को अनिमेश सर ने उस दिन दिखाया ही था कि बाहर से अपनी लाइब्रेरी कैसी दिखती है। सो हियर इट्स ऑल। अब आप सबने देखा कि वीडियो क्लियर था कि नहीं? हाँ क्लियर था। यस सर। ऐसे है कुछ शाम में। जी रवि, बाहर से देखिए। पूरा इसका कॉम्प्लेक्स है। इधर ये सेंट्रल लाइब्रेरी है, और फिर आगे वो आपको जो बिल्डिंग दिख रही होगी, शायद दिख रही होगी आगे कुछ दूर, वहाँ पे साइबर लाइब्रेरी है। वहाँ पे 400 सिस्टम्स हैं, जिसमें से आपको 4 GB डेटा रेगुलर मिलता है और आप से देख सकते हैं। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका लोकार्पण किया था, तो ये उसका टावर दिख रहा होगा शायद। सो हियर इट्स ऑल। यहाँ पे लगता है कम्यून का ऑफ सेशन लाइब्रेरी लॉन में। हम लोग जब पढ़ते हैं या फिर डिस्कशन चलता है कम्यून का, तब यहाँ पे बाहर में होता है। So this is the place from where we are, the commune is born. I hope it has motivated all of you, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा देख के। आप लोगों को दिखा कि नहीं दिखा, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग देख पाए अच्छे से। अनुमन्य है क्या इसमें? नहीं।
रवि, शिव, अंकिता, आदित्य, आप सब देखे? हाँ देखिए, था क्लियरली सब कुछ। अच्छा था। लाइब्रेरी का वर्चुअल दर्शन टाइप था। अब आप लोगों को अगले कुछ महीनों में यहाँ का रास्ता तय करना है। सो दिस वाज ऑल। आप जो अभी हम लोगों का सेशन है संडे के लिए, उसमें वैष्णव सर, फिर शिप्रा मैम और कुछ और टेस्ट आपके कंडक्ट कराए जाएंगे, जिसमें से 2 जनरल टेस्ट होंगे, जिसमें आपके साथ एक टेस्ट में मैं रहूंगा और एक टेस्ट में धीरज रहेंगे। तो वो टेस्ट नहीं होगा, वो एक क्वेश्चन पेपर एनालिसिस होगा हर हफ्ते, जो कि हम लोग अभी से शुरू करने वाले हैं। उसमें जनरली आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, एक एक क्वेश्चन पेपर हम लोग लेंगे और उसको पूरा डिस्कस करेंगे, और हर एक क्वेश्चंस के साथ आपको उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होगा उसके बारे में बताया जाएगा और इस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। फिर जो दूसरा है क्लास, जो कि धीरज मेरे क्लासमेट हैं वो लेंगे, तो उन्होंने ज्योग्राफी के कुछ स्पेसिफिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके, उस पर एक रिसर्च करके 50 to 100 क्वेश्चंस का एक लिस्ट तैयार किया है। तो उसमें आप सब रिस्पांस भी देंगे और फिर वो आप लोगों को एक्सप्लेन भी करेंगे। तो इस तरह के ये 2 सेशन होंगे, जो कि सुबह एक सेशन आपका 10 बजे से रहेगा और फिर वो 2 घंटे तक चलेगा। फिर 12 बजे से एक सेशन रहेगा, मतलब 12 बजे से आप लोगों का कुछ ब्रेक हाफ एन आवर का, उसके बाद 12:30 से सेकेंड सेशन। इस तरह से आप लोगों का चलेगा। तो फ्रॉम संडे को फ्रॉम 10 o'clock यू हैव टू ट्यून इन योरसेल्फ फॉर द टेस्ट नहीं, एक जनरल रिकैप आपका क्वेश्चन पेपर के साथ, क्योंकि क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। और जो टेस्ट का है, टेस्ट मोस्ट प्रोबेबली शाम को होंगे और वो वेबसाइट पे होंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको बाद में दे दी जाएगी। और आपको जो ये क्वेश्चन पेपर है, उसके लिए आपको हैंडआउट्स या पीडीएफ नहीं अवेलेबल कराए जाएंगे, उसके लिए बस पीपीटी होगी और क्लास में आपको जो भी लिखना होगा, जो भी मेंशन करना होगा वो मिलेगा और क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मैं आज आपको क्वेश्चन पेपर भेज दूंगा, आप या तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, जिससे कि आप क्वेश्चन पेपर में मार्क करते रहें या लिखते रहें, आपको जो नेसेसरी लगे। ठीक, तो बस इतना ही। संडे को फ्रॉम 10 o'clock यू हैव टू बी रेडी। और आज की क्लासेस कैसी रही? अच्छी थी सर। अच्छी थी। कोई क्वेरीज उससे रिलेटेड? नो सर। बहुत सारे बच्चों की मांग है कि हिंदी में नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से रियली रियली सॉरी, क्योंकि हम लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में इसको किया जाए, पर हिंदी उसकी एग्जैक्ट इतनी ज़्यादा हो जा रही है कि खुद ही में समझने में मुसीबतें आ रही। तो जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उसको ट्रांसलेट करके प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। So you need to wait for that a little. So sorry students, and hence this is all. I hope मैं आप सबको क्लियर था, मेरी बात आप तक पहुंच गई होगी और आप लोग संडे को उस हिसाब से सेट करेंगे शेड्यूल। ओके ओके सर। ओके, आप सब आप लीव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।